Good morning, students. We will discuss today Introduction to Macroeconomics Part 2. I hope आपने Part 1 देख लिया होगा, वीडियो लेक्चर Part 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने किया था कि what is macroeconomics, what is the subject matter of macroeconomics, what is the difference between micro and macroeconomics. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे what is the importance और uses of macroeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स का क्या महत्व है या इसके क्या प्रयोग हैं. फर्स्ट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. मैक्रोइकोनॉमिक्स से हमें एक अर्थव्यवस्था की फंक्शनिंग को समझने में मदद मिलती है. मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे वर्क करती है, अर्थव्यवस्था की फंक्शनिंग क्या है, उसमें उत्पादन, आय, रोज़गार कैसे निर्धारित होते हैं, किन किन तत्वों के ऊपर निर्भर करते हैं. तो ये हमें मैक्रोइकोनॉमिक्स को स्टडी करने से पता चलता है. दूसरा इसका महत्व क्या है, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अध्ययन. मैक्रोइकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की स्टडी की जाती है और नेशनल इनकम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट है. नेशनल इनकम से हमें किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है. ठीक है, तो मैक्रोइकोनॉमिक्स को पढ़ने से हमें नेशनल इनकम जैसे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल के बारे में जानकारी मिलती है. नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है, आर्थिक नीतियाँ बनाती है, आर्थिक नीतियों को बनाने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो जानकारी है वो इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल है. जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनती है, वो मैक्रो वेरिएबल्स के डेटा के आधार पर बनाई जाती है कि एट प्रेजेंट हमारी नेशनल इनकम कितनी है, कंजम्पशन, एग्रीगेट कंजम्पशन कितना है, एग्रीगेट सेविंग कितनी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, और हम उसको आगे कितना बढ़ाना चाहते हैं, और उसको बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग किस प्रकार से करनी चाहिए. तो ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से जानकारी मिलती है. नेक्स्ट इज़ स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्रों का अध्ययन. ट्रेड साइकिल्स जो होते हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं में होने वाले उतार चढ़ाव होते हैं, उनको हम ट्रेड साइकिल्स कहते हैं. जैसे बूम यानी तेज़ी की स्थिति है, या रिसेशन की स्थिति है, या डिप्रेशन यानी मंदी की स्थिति है, या रिकवरी की स्थिति है. तो ट्रेड साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं. ट्रेड साइकिल्स जो हैं वो क्यों आते हैं, ठीक है, ट्रेड साइकिल्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये जो थ्योरीज हैं ट्रेड साइकिल की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं. क्योंकि इकोनॉमी में अगर लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हों तो भी हानिकारक है, और लगातार घट रहे हों तो भी हानिकारक है. इसलिए ट्रेड साइकिल्स को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना ज़रूरी होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से इस बात की जानकारी मिलती है. नेक्स्ट इज़ चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर में होने वाला परिवर्तन. सामान्य कीमत स्तर में जो परिवर्तन होते हैं, सामान्य कीमत स्तर में जब लगातार वृद्धि हो रही होती है तो उसको हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं, और सामान्य कीमत स्तर में अगर लगातार कमी हो रही हो उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं. तो ये दोनों ही स्थितियाँ अगर बहुत लंबे समय तक रहती हैं तो इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है. ठीक है, तो जनरल प्राइस लेवल को कैसे कंट्रोल, जनरल प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस को यानी इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को की स्थिति को कैसे कंट्रोल करना है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से पता चलता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास. इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जाए, ये हर इकोनॉमी का कंसर्न है. ठीक है, आर्थिक विकास कैसे किया जाए,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हासिल की जाए, ग्रोथ का फ़ायदा सबको मिले, ठीक है। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका मतलब है कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरीज हैं, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से हमें इनकी जानकारी मिलती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ करके हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में भी मदद मिलती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैक्रो से मदद मिलती है, और मैक्रो को समझने के लिए माइक्रो से मदद मिलती है। कि जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से वेज रेट का डिटर्मिनेशन होता है इकोनॉमी में, और एट प्रेजेंट जो वेज रेट है, इक्विलिब्रियम लेवल पर वेज रेट कितनी निर्धारित होती है। तो उसी के आधार पर, प्रिवेलिंग वेज रेट के आधार पर ही माइक्रो लेवल पर जो एक इंडिविजुअल फर्म है वो अपने यहाँ मजदूरी की दर को निर्धारित करती है। नेक्स्ट इज एस्टिमेट ऑफ मटेरियल वेलफेयर, भौतिक कल्याण का अनुमान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट। मटेरियल वेलफेयर, भौतिक कल्याण का जो अनुमान है वो कैसे लगाया जाता है, ये भी हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है कि किस प्रकार से हम जो है पर कैपिटा कंजम्पशन देखते हैं, या हम जो है पर कैपिटा इनकम देखते हैं। तो मटेरियल वेलफेयर का एस्टिमेशन करने का ज्ञान भी हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग से ही होता है, और मटेरियल वेलफेयर को जानना जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है क्षेत्र है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंपैरिजंस, अंतर्राष्ट्रीय तुलना। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करनी हो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर, मैक्रो वेरिएबल्स के कंपैरिजन के आधार पर ही हो सकता है कि उनके यहाँ जीडीपी कितना है, हमारे यहाँ जीडीपी कितना है, उनके यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, एग्रीगेट कंजम्पशन उनके यहाँ कितना है, पर कैपिटा कंजम्पशन उनके यहाँ कितना है। तो इस प्रकार से जो इंटरनेशनल कंपैरिजंस हैं वो भी मैक्रो इकोनॉमिक डाटा के आधार पर ही हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है वो भी मैक्रो वेरिएबल्स के स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही होती है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हमें अपने वर्तमान समय में हमारे पास जितने साधन हैं, उन साधनों के आधार पर हम फ्यूचर के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक तत्वों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, जो हम फ्यूचर के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मान लीजिए हमने ये लक्ष्य रखा कि हमने आने वाली प्लान में 10% ग्रोथ रेट अचीव करनी है। तो 10% ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, रेट ऑफ सेविंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड है। इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो आंतरिक संबंध पाया जाता है उसकी जानकारी भी हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलती है। कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो। इसी तरह से इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और वो जो जानकारी है वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से ही होती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस।
समष्टि आर्थिक विरोधाभास, इनको समझने में भी मदद हमें मिलती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज से। अब ये क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस क्या होते हैं? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन उसी चीज़ को अगर मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे एक पैराडॉक्स है, पॉवर्टी अमिडिस्ट प्लेंटी, अधिकता के बीच निर्धनता। तो ये जो पैराडॉक्स है ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जानकारी से ही समझ में आता है कि सपोज किसान ने मेहनत की है, ठीक है, अच्छे इनपुट्स का प्रयोग किया है और एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन को उसने बढ़ाया है। फसल मार्केट में आती है, बहुत अच्छी क्रॉप हुई है, बहुत अच्छी सप्लाई आती है मार्केट में, लेकिन मार्केट में जब सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, आपको मालूम है उसका रिजल्ट क्या होगा कि प्राइसेस कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम होने से क्या होगा, किसान को नुकसान हो जाएगा। तो एक तरफ तो उत्पादन बढ़ा है और दूसरी तरफ किसान की गरीबी बढ़ गई है। इसको हम कहते हैं पॉवर्टी अमिडिस्ट प्लेंटी, अधिकता के बीच में निर्धनता। तो ये एक विरोधाभास है, विरोधी चीजें हैं, अधिकता भी है और निर्धनता भी है। उत्पादन जो है वो अधिक हुआ है, क्रॉप अच्छी हुई है, उत्पादन बहुत बढ़िया हुआ है, फसल बहुत अच्छी आई है, लेकिन किसान की गरीबी बढ़ गई है। सो दिस इज अ पैराडॉक्स विच कैन बी अंडरस्टूड ओनली विद द नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेजर इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, वैसे तो जितना हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा है उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेजर इश्यूज जो हैं वो क्या हैं, लेकिन एक बार जल्दी से इनको मैं रिपीट कर देती हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट हर इकोनॉमी का कंसर्न है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर इशू है, फोकस एरिया है कि ग्रोथ कैसे हासिल की जाए। ग्रोथ थ्योरीज बहुत सारी हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी हुई, जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर इशू, रोज़गार का स्तर। हर इकोनॉमी के लिए ये एक मेजर इशू है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो किस प्रकार से उसको बढ़ाया जाए, या अगर देश में बेरोज़गारी है वो ना हो, बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जाए। वो सभी लोग जो रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, रोज़गार प्राप्त करने के योग्य हैं, इच्छुक हैं, उन सबको रोज़गार मिलना चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, किस प्रकार से उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर इशू है। बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्र, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमीज़ में जो तेज़ी और मंदी की स्थिति आती है उसको हम बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कहते हैं। तो ये जो बिजनेस साइकिल्स हैं ये क्यों आए हैं, क्या इनका क्या प्रोसेस है और क्या कारण है और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये भी एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। देन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन जो है ये भी एक मेजर कंसर्न है इकोनॉमीज़ में। इन्फ्लेशन अगर है तो उसका रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन की थ्योरीज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, इन्फ्लेशन का इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, कहाँ पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, कहाँ पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी एरिया है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट है बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये भी पहले आ चुका है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिस्कल पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टडी किया जाता है, एक मेजर इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिस्कल पॉलिसी इज़ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। सरकार
का जो व्यय है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है, सरकार बहुत सी चीज़ों के ऊपर खर्च करती है, वो उसको कब बढ़ाना चाहिए, कब नहीं बढ़ाना चाहिए, क्या उसकी इम्प्लिकेशंस हैं। इसी प्रकार से सरकार की आय के जो साधन हैं उसमें टैक्स सोर्सेज भी हैं, नॉन टैक्स सोर्सेज भी हैं। टैक्सेस एक पूरा अपने आप में एक पूरा जो है वो वाइड इशू है, एक वाइड टॉपिक है कि टैक्सेस कितने प्रकार के हैं, और डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और उनका जो इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ता है, टैक्सेस रेट्स कैसी होनी चाहिए, उनसे संबंधित थ्योरीज हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं और जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी मुद्रा की पूर्ति, ब्याज की दर, मुद्रा की लागत यानी ब्याज की दर, और मुद्रा की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं उनको हम मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, सप्लाई ऑफ मनी, देन कॉस्ट ऑफ मनी, एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। इन तीनों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं रेगुलेटेड नहीं हैं, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है रिक्वायरमेंट से तो कीमतें बढ़ने लगती हैं, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर सप्लाई ऑफ मनी कम है तो डिफ्लेशन की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है, लाइक दिस। तो ये भी एक मेजर इकोनॉमिक इशू है। सो दीज आर द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशूज। लास्ट थिंग इज लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या सीमाएं हैं? ऐसा नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक अनलिमिटेड एरिया ऑफ स्टडी है, उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। लेट अस सी कि वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इज द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि माइक्रो एंगल से ठीक हैं, लेकिन मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसका कुछ गलत रिजल्ट निकल सकते हैं। कि जैसे अगर एक व्यक्ति सेविंग करता है तो इट इज़ गुड थिंग, प्राइवेट इंडिविजुअल सेविंग इज़ अ वर्चू, बचत करना एक गुण है। लेकिन अगर सभी लोग बहुत ज़्यादा बचत करने लगते हैं तो इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी, कुल मांग कम हो जाएगी। और आप जानते हैं कि मांग अगर कम होगी तो क्या होगा, उत्पादन कम करना पड़ेगा, और उत्पादन कम होगा तो रोज़गार कम होगा, रोज़गार कम होगा तो लोगों की इनकम आगे कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन कहते हैं। ये एक लिमिटेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सेकेंड इज हेट्रोजीनियस यूनिट्स, असमान इकाइयाँ। हेट्रोजीनियस यूनिट्स का क्या मतलब है कि कई बार जो वेरिएबल है उसके यूनिट्स हेट्रोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, तो उनमें फिर टोटलिंग करना मुश्किल हो जाता है। कि जैसे जब हम कहते हैं कि 5 एप्पल्स प्लस 5 ऑरेंजेस, तो इसको हम कह सकते हैं यस द टोटल इज इक्वल टू 10 फ्रूट। ठीक है, 10 फल हैं। लेकिन अगर हम कहें कि 5 एप्पल्स प्लस 5 चेयर्स, तो इसका हम टोटल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हेट्रोजीनियस यूनिट्स हैं। तो हेट्रोजीनियस यूनिट्स के केस में ये डिफिकल्टी आती है। सो दिस इज ए लिमिटेशन। थर्ड इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्रीगेट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एग्रीगेट इटसेल्फ। जो टोटल है, एग्रीगेट है, समूह है, एग्रीगेट की रचना एग्रीगेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, हमने एग्रीगेट को स्टडी किया, ठीक है, उसकी रचना को स्टडी नहीं किया,
तो हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरी नहीं होती है और हमें जो डीप चीज़ें हैं वो पता नहीं चलती हैं। कि मान लीजिए होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर हमने कहा कि हमने देखा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, मुद्रास्फीति की दर जो है वो समान है। तो हमने कहा कि सभी वस्तुओं की कीमतें समान हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि एग्रीगेट की कॉम्पोजिशन देखनी पड़ेगी वो जानने के लिए। हो सकता है फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस हैं, अनाज की कीमतें जो हैं वो मान लो बहुत बढ़ गई हों और इंडस्ट्रियल गुड्स की कीमतें बहुत घट गई हों, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका प्राइस इंडेक्स है वो सेम रहता है। तो इसलिए कि जो एग्रीगेट है उसकी रचना को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अदरवाइज क्या है कि इससे आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो मैक्रो वेरिएबल की ये भी एक लिमिटेशन है। एंड नेक्स्ट इज डाइवर्स इफेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का जो प्रभाव है वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। कोई एक एग्रीगेट है, मान लीजिए वो प्राइस लेवल ही है और प्राइस लेवल जो है वो बढ़ रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बढ़ रही है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो सभी ग्रुप्स के ऊपर, सोसाइटी के सभी सेक्टर्स के ऊपर, सभी ग्रुप्स के ऊपर एक समान नहीं पड़ता है। डाइवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स होता है, ठीक है। जैसे हो सकता है इन्फ्लेशन से जो बिजनेस क्लास है उनके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा हो, ठीक है। ट्रेडर क्लास है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो फार्मर्स हैं, अगर एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो किसान को भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो सैलरीड क्लास है, जो वेतनभोगी वर्ग है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, जो वेज अर्नर है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो एग्रीगेट्स का अलग अलग इनकम ग्रुप्स के ऊपर, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स उसके पड़ते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की ये कुछ एक सीमाएं हैं। तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 2, और अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप समझ लेना, पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।